महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा भूचाल आया है। ठाणे नगर पुलिस थाने में साल 2016 में दर्ज एक पुराने मामले को दोबारा खोलकर तत्कालीन विपक्ष के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाने की कथित साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के 2016 के यूएलसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में बनी एसआईटी रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है। खुलासे में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जानकारी सामने आई है। तो वहीं पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने यह रिपोर्ट तैयार की है। तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे पर आरोप भी लगाए हैं। संजय पांडे ने अधिकारियों पर झूठे केस का दबाव बनाया। फडणवीस और शिंदे पर झूठे केस का दबाव बनाया गया, रिपोर्ट में यह कहा गया है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर बिल्डर से वसूली का झूठा केस बनाने का दबाव बनाया गया। रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं और महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल लाने वाला ये कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है। घोटाले में फडणवीस और शिंदे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई है। ये जो बड़ा आरोप रिपोर्ट के द्वारा खुलासा इसका हुआ है कि ये तमाम जो आरोप है वो लगाए गए थे, जबकि जो दबाव है उसके तहत ये झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया गया है। जो दबाव है वो कहीं ना कहीं था, इसी वजह से इस प्रकार का झूठा केस बनाया गया। ये रिपोर्ट में दरअसल खुलासा हुआ है। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, जो ये अब खुलासा हुआ है कि घोटाले में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाया गया है और तब जो जांच चल रही थी उसमें पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया गया ताकि ये झूठा केस बनाया जा सके, क्या जानकारी इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी जांच शुरू की गई थी। एसआईटी का गठन किया गया था और ये बात पता लगाने की कोशिश की गई थी कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपको बता दें कि जब ये जांच की गई उस दौरान एसआईटी ने ऐसा पाया कि कहीं ना कहीं उस वक्त के जो डीजीपी थे संजय पांडे, उन्होंने जांच अधिकारियों पर दबाव डाला और फेक केस रजिस्टर करने का प्रेशर बनाया था। और इसी के चलते रश्मि शुक्ला अपनी रिटायरमेंट से 5 दिन पहले ही उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। जो एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो उन्हें सौंपी गई और वो रिपोर्ट उन्होंने 5 दिन पहले ही एसीएस होम को दिया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन आपको बता दें कि उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे, तत्कालीन डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल, उस वक्त के एसीपी सरदार पाटिल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और आगे की जांच की जाए। जी ठीक, जो भी अपडेट होगा सूरज आगे आपसे हम लेते रहेंगे और इस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जयपुर हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। सड़क पर रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आ रही है एक ऑडी कार। सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हो गई है। ये वही बेकाबू ऑडी कार है जिसने 16 लोगों को कुचल दिया था, टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 15 लोग घायल हो गए जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस ऑडी कार के अंदर बैठे हुए सभी लोग नशे की हालत में थे और रेस लगाई जा रही थी दूसरी कार के साथ और उसी समय ये कार बेकाबू हो जाती है और सीधे जाकर जो यहाँ पर आप किनारे पर फूड स्टॉल्स देख रहे हैं उसमें जाकर ये भिड़ जाती है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी खड़े हुए हैं और इनके ऊपर ये गाड़ी जाकर चढ़ जाती है। बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त भी हुई है। सफेद रंग की ऑडी कार की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा ही ये जानकारी दी गई है कि सभी लोग नशे की हालत में थे और एक दूसरी कार के साथ जो रेस है वो लगाई जा रही थी। अब इसके पीछे जो एक काले रंग की कार आ रही है, अंदेशा यही व्यक्त किया जा रहा है क्या यही उस कार के साथ रेस वाला जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो यही कार थी क्या? हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ सीसीटीवी फुटेज जब कार ने लोगों को कुचला और उसके बाद कार की क्या स्थिति हुई वो भी आपके सामने। जिन लोगों को ऑडी ने टक्कर मारी वो सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार में ऑडी आई और लोगों को टक्कर मार दी। यहां तक कि सड़क पर लगे दाल बाटी चूरमा के ठेले को भी ऑडी ने उड़ा दिया। एक्सीडेंट के बाद सड़क पर लगे ठेले, लोगों के चप्पल जूते बिखरे हुए नजर आए। यह एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि ऑडी कार के भी परखच्चे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक यह एक्सीडेंट रात करीब 9:30 बजे हुआ, जब लोग सड़क किनारे ठेले पर खड़े होकर खाना खा रहे थे। इस एक्सीडेंट से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। टकराई हुई थी और काफी लोग इंजर्ड पड़े थे, काफी भीड़ हो रखी थी, अफरा तफरी का माहौल था।
स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए एसएमएस और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही हादसे की खबर जैसे ही मिली, पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके से टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया है। कार दमन और दीव के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बताई जा रही है। पर एक व्हाइट कलर की ऑडी थी, जो कि यहाँ पर जो प्रवास सर्कल पर यहाँ कुछ ठेले लगे हुए थे, के ऊपर ये व्हाइट कलर की ऑडी चढ़ गई। एक्सीडेंट के बाद शासन प्रशासन पूरे एक्शन में नजर आया। सीएम भजनलाल ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है, उससे जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में दहशत और आक्रोश का माहौल है। और आइए अब बात करेंगे मुंबई की, जहां के गोरेगांव पश्चिम में भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर भगत सिंह नगर में मौजूद एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया और इस आग की चपेट में आकर घर में मौजूद 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे के वक्त मारे गए तीनों लोग घर में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने इस पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी भी दी गई, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया और उसकी लपटों में जलकर घर पूरी तरह से खाक हो गया। बाद में किसी तरह से बिजली सप्लाई बंद करके आग बुझाई गई। घर में आग क्यों लगी थी, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल पर मौजूद हूँ। ये जगह है भगत सिंह नगर 2 और ये जो आप झुग्गी झोपड़ी का एक इलाका है, जिसमें ये आखिरी का कमरा जो आप देख रहे हैं, छोटा सा कमरा है। फ्रिज में से आवाज आई, फ्रिज फटने की आवाज आई और शॉर्ट सर्किट हुआ। ये आप देख रहे हैं, फ्रिज पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि ये जो फ्रिज है कुछ दिन पहले ही रिपेयर कराकर घर में लाया गया था और ये जब इसमें सबसे पहले आग लगी, ब्लास्ट हुआ और फिर इलेक्ट्रिक करंट पूरे घर में फैल गया। इस फ्रिज के ठीक पास में यहाँ एक सीढ़ी है जिससे ऊपर जाने का कमरा है और ऊपर के कमरे में 2 बच्चे और उसके पिता सोए हुए थे। कितने बजे की बात है और कैसे हुआ ये पूरा? रात को क्या कुछ हुआ था? 1:30 बजे की बात है ये। 1:30 बजे सुनने में आया फ्रिज ब्लास्ट हुआ, धुआं फैल रहा है। अभी मैं आया यहाँ पे, देखा था पूरा एकदम एम्बुलेंस पूरा खड़ी थी नाके पे। फायर ब्रिगेड भी आई थी नाके पे, लेकिन वो लोग फायर ब्रिगेड आने के पहले इन लोगों ने आग बुझा दिया था। तो स्थानीय लोगों ने पहले ही आग बुझा दिया था फायर ब्रिगेड के आने के, लेकिन इतना समय इतना कम था कि किसी को निकालने का मौका नहीं मिल पाया। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर बिजली चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े पैमाने पर जारी बिजली चोरी के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन ने अभियान चलाया और उसके तहत सुबह सुबह बिजली विभाग की टीम, प्रशासन की टीम उनके साथ लोगों के घर पर पहुंच गई जो बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली विभाग ने यह छापामार कार्रवाई धनारी इलाके में की है, जहां पर कार्रवाई की वजह से बिजली चोरी करने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया और इस दौरान बिजली विभाग की टीम ने बड़ी तादाद में अवैध तार भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल बिजली चोरी के लिए किया जा रहा था। आपको बता दें कि संभल में अभी तक बिजली चोरी करने वालों से करोड़ों की वसूली भी की जा चुकी है। तो वहीं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हत्या के 2 आरोपी, 2 इनामी बदमाश, उनके पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गए और उसके बाद पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों आरोपी कैमराला हत्याकांड में आरोपी थे और पुलिस ने दोनों पर ही 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। 4 दिन पहले इन दोनों ने गाड़ी हटाने को लेकर विवाद में व्यक्ति को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद इलाज के दौरान उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। पुलिस को दोनों बदमाशों के कोटा के पुल पर होने की जानकारी मिली। जब पुलिस ने दोनों को घेरा तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। पकड़े गए बदमाशों में मुख्य आरोपी अनुज चक्रसेनपुर भी शामिल है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां पर पहले ही महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश मुकेश झा के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसकी पुलिस को लंबे अरसे से तलाश भी थी। आरोपी मुकेश झा पर झांसी की पहली ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है और इसी केस में पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब आरोपी मुकेश झा से सरेंडर करने को कहा तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की गोली से मुकेश घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है, वो घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। उसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस और आरोपी के बीच नवाबाद इलाके में एनकाउंटर हुआ है। आरोपी मुकेश ने 5 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया था और उसे खुदकुशी का रूप देने की भी कोशिश की थी।
बात करेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां पर मकर संक्रांति पर घर जाने के लिए होड़ मची दिख रही है। जी हां, बड़ी तादाद में लोग मकर संक्रांति पर अपने घर जाना चाहते हैं और उसकी वजह से नेशनल हाईवे 65 का हाल देखिए, जमकर भयंकर जाम यहां पर लगा हुआ है। हजारों परिवार इस जाम में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई घर जाना चाहता है, अपने पैतृक गांव में परिवार के साथ त्योहार मनाना चाहता है। ऐसे में घर पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं और हजारों गाड़ियों के सड़क पर आने की वजह से नेशनल हाईवे 65 पर भारी जाम के हालात बन गए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर पर्सनल व्हीकल, सबकी तादाद बहुत ज्यादा नजर आ रही है। शुक्रवार रात से ही हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले NH 65 पर भारी जाम के हालात बने हुए दिख रहे हैं और इससे लोग भी काफी परेशान हो गए। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, उसके पहले लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम हैदराबाद में देखने को मिला। तो वहीं अब KGMU में कथित लव जिहाद से जुड़े मामले की बात कर लेते हैं, जिसमें अब एक नया विवाद सामने आ गया है और अब यह मामला KGMU बनाम राज्य महिला आयोग हो चुका है। जी हां, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव आज KGMU पहुंची और अपर्णा यादव वाइस चांसलर से मिलना चाहती थी, लेकिन KGMU का दावा है कि अपर्णा यादव बिना पूर्व सूचना के ही आई थी मिलने के लिए और करीब 200 समर्थकों के साथ मिलने पर अड़ी रही। मुलाकात न होने पर समर्थकों ने हंगामा किया, वाइस चांसलर के ऑफिस में तोड़फोड़ की और जमकर नारेबाजी भी की। अपर्णा यादव ने KGMU प्रशासन पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाने के साथ साथ एक विभाग की अध्यक्ष महिला प्रोफेसर से छेड़खानी के मामले में की गई जांच पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। KGMU की विशाखा कमेटी ने अपनी जांच में अधीनस्थ डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी है। बाद में इस मामले को लेकर अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, KGMU में हंगामे से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। KGMU प्रशासन और राज्य महिला आयोग में तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। KGMU प्रशासन ने अपर्णा यादव के खिलाफ तहरीर दी है। अपर्णा समेत 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। दरअसल अपर्णा यादव VC ऑफिस पहुंची हुई थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनके साथ में 200 की संख्या में जो समर्थक है वो भी पहुंचे हुए थे और यहां पर तोड़फोड़ के भी वाइस चांसलर की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव KGMU के वाइस चांसलर से मिलने पहुंची थी, तो उनके साथ बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और वाइस चांसलर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। अपर्णा यादव का आरोप है कि वो काफी देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन वाइस चांसलर उनसे मिलने नहीं आई। जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उधर यूनिवर्सिटी की विशाखा कमेटी ने महिला डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही VC दफ्तर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। KGMU पहले ही आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन को सस्पेंड कर चुका है। वहीं लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके लखनऊ और पीलीभीत वाले घर की कुर्की की तैयारी है। तो वहीं प्रयागराज में चल रहे आस्था के महामेले में आज उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां CM योगी ने संगम में डुबकी भी लगाई और माघ मेले का निरीक्षण भी किया। CM योगी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज माघ मेले की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं CM योगी आदित्यनाथ जो कि स्टीमर बोट के माध्यम से स्थितियों का, तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। माघ मेले का आयोजन किया गया है प्रयागराज में, जो कि 44 दिन चल रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में। CM योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे महामेले में। आज उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी संगम में डुबकी लगाई और माघ मेले के निरीक्षण को लेकर भी उन्होंने जो तैयारियां हैं उसको लेकर, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, तैयारियों का जायजा लिया और स्टीमर बोट से भी तैयारियों को जांचा परखा। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आप देख सकते हैं उनके साथ मौजूद हैं। प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए माघ मेले में पहुंचे। संगम में स्नान पूजन भी किया। सीएम योगी ने माघ मेले का निरीक्षण किया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर एक कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने के दौरान बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह सर के बल गिर गए, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह शॉर्टकट से मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो सिर के बल गिर पड़े। हालांकि फुर्ती दिखाते हुए वे तुरंत संभल गए और खड़े होकर मुस्कुराने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा गोंडा में 8 दिन की राष्ट्र कथा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 8 जनवरी को बृजभूषण के 69वें जन्मदिन पर था, जिसमें शामिल होने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान उनके साथ यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। तो वहीं कोटा के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को अब बाघ की दहाड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि एक नर बाघ को रणथंभौर से लाकर कोटा के मुकंदरा हिल्स में छोड़ा गया है। ये न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि कोटा के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रहने वाले दूसरे बाघों के लिए भी खुशी का मौका है, जिनके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया। जब वन विभाग की टीम ने नर बाघ को छोड़ा तो मुकंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 5 हो गई, जिसमें 3 बाघिन, 1 बाघ और एक 7 महीने का शावक है। जिस नए बाघ को छोड़ा गया है उसका नाम T2408 है, जिसकी उम्र 4 साल है। शुरू में 24 घंटे तक इसकी निगरानी की जाएगी और अब जो भी पर्यटक कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व जाएंगे वो वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान इस T2408 का दीदार भी कर पाएंगे। इंदौर में हुए दूषित पानी के कांड के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग मोर्चे पर पानी की जांच की जा रही है, जिसकी एक कार्रवाई जबलपुर में भी देखने को मिली है। जहां अवैध रूप से संचालित पानी के पाउच की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस फैक्ट्री में बिना फिल्टर पानी को अमानक नाम की पॉलीथिन में पैक करके बाजार में बेचा जा रहा था। नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पानी से भरी 500 बोरियां जब्त की गई। वहीं फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यह फैक्ट्री एक घर के अंदर गुप्त तरीके से चलाई जा रही थी। बता दें कि जब से इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई है, तब से अलग अलग शहरों में नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। देखिए, इंदौर में जगह जगह पर इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आई, कई लोगों की मौत की जानकारी सामने आती दूषित पानी के बाद, तो ऐसे मध्य प्रदेश के अब अलग अलग इलाकों में प्रशासन की तरफ से यह मोर्चा खोल दिया गया है और पाइपलाइन की मरम्मत के साथ साथ पानी की भी जांच का अभियान तेज कर दिया गया है मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान आया है सामने। कहा है कि हमारी सभ्यता को समाप्त किया गया। अजीत डोभाल ने कहा है कि हमारे मंदिरों को लूटा गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया है, हम असहाय होकर उसे देखते रहे। हर युवक के अंदर एक आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। अपनी आस्था के आधार पर भारत को महान बनाए। हमने बाहर के लोगों पर आक्रमण नहीं किए। हम अपने ऊपर आने वाले खतरे को समझ नहीं सके। हमें इतिहास ने इसका सबक सिखाया। आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूली तो बड़ी त्रासदी होगी। एनएसए अजीत डोभाल ने ये बातें दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन के मौके पर कही है। हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर
एक महान भारत का निर्माण कर सके। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वो सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे हरियाणा की, जहां की यमुनानगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर टोल बचाने के चक्कर में कार तालाब में गिर गई, जिससे भाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे ही कार तालाब में गिरी, चीख पुकार मच गई। गांव वालों ने आकर बहन को तो कार से बचा लिया, लेकिन भाई की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भाई हिमांशु अपनी बहन को चंडीगढ़ से पेपर दिलाकर लौट रहा था। तभी अंबाला सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बने लिंक टोल प्लाजा को बचाने के चलते हिमांशु ने गांव से शॉर्टकट लिया, जहां दूसरी तरफ से आ रही कार से बचने की कोशिश में हिमांशु संतुलन खो बैठा और कार तालाब में जा गिरी। हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई। बहन को गांव वालों ने कार से बाहर निकाला। इस घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। अगर हिमांशु ने टोल बचाने के चक्कर में शॉर्टकट न लिया होता तो शायद यह हादसा न होता। हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों को सावधान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बोलेरो कई बार पलटी खाती हुई दिखाई देती है। वीडियो कानपुर देहात का है। बोलेरो पलटी खाकर उल्टी दिशा में घूम गई। काफी दूर तक घसीटते हुए पलटी खाकर रुक गए। चारों पहिए ऊपर हो गए और बोलेरो सवार नीचे दब गए। गाड़ी पलटने के बाद तुरंत मदद के लिए कोई नहीं आए। तभी एक कार आकर रुकती है और एक व्यक्ति मदद के लिए दौड़कर जाता है, लेकिन उससे पहले बोलेरो के पिछले हिस्से में बैठे लोग बाहर आ गए। यह हादसा अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कृपालपुर के पास हुआ। रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 तुरंत निकल गए और बाकी को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन सीसीटीवी में कैद ये वीडियो गाड़ी चलाने वालों को सावधान कर गया। देखिए, बहुत से लोग सिर्फ कार, स्कूटर या कोई और गाड़ी चलाना जानते हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी चलाने के नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में कई बार वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से आए इस वीडियो को ही देख लीजिए। एक युवक डिवाइडर के बीच से स्कूटी लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक आई और टक्कर मार दी। अगले हिस्से में टक्कर लगने से स्कूटी दूर तक उछल गई और उस पर सवार व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उस वक्त ऐसा लगा मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि गलती कहां हुई। स्कूटी सवार जब डिवाइडर के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसकी नजर तेज रफ्तार आती हुई बाइक पर पड़ी, लेकिन उसने अपनी स्कूटी रोकी नहीं। एक हाथ उठाकर इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा था। असमंजस की स्थिति में जैसे ही आगे बढ़ा, इतनी देर में बाइक ने टक्कर मार दी। अगर स्कूटी सवार बाइक के जाने के बाद रास्ता पार किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती और उसकी स्कूटी भी बच जाती, लेकिन इस हादसे में वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। हालांकि बाइक सवार को भी चोट लगी है, लेकिन वो बच गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक डेंटल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छात्रों को मेस में मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया, जिसके बाद छात्रों ने मामले की शिकायत खाद्य विभाग से कर दी है। छात्रों ने जैसे ही आपको खबर दिखा देते हैं पंजाब से, जहां के होशियारपुर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और इस हादसे की वजह से मौके पर हड़कंप भी मच गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने, कैसे इस हादसे में गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई।
इतना भीषण यह हादसा था कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बस और कार की यह भीषण टक्कर, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए, बस को भी काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है। बस की भी स्थिति आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण यह टक्कर हुई होगी। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं। बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे आ चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, तो वहीं पर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बर्फ हटाने वाली मशीनों के जरिए बर्फ हटाई गई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से पारा माइनस में पहुंच गया और कड़कड़ाती ठंड लोगों को परेशान भी कर रही है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर साफ तौर से दिख रहा है। पारा लगातार मैदानी इलाकों में भी लुढ़क रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रास्तों को दुरुस्त करने का काम यहां पर किया जा रहा है और रास्तों से बर्फ को हटाने का प्रयास हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बर्फबारी की वजह से वादियां यहां पर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां नजर आ रही है।